21 एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है वो स्टार्ट किया था और उसमें रूल 9 तक लास्टली हमने पढ़े थे। हम मूव करते हैं अदर रूल्स पर। रूल 10 है नेक्स्ट। रूल 10 बता रहा है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन के जिस जो डिक्री होल्डर है जिसकी फेवर में डिक्री पास हुई है उसको वो अगर चाहता है कि उसकी डिक्री एग्जीक्यूट हो, उस पर अमल हो, तो वो एप्लीकेशन मूव करेगा फॉर दी एग्जीक्यूशन। ये रूल बता रहा है कि वेयर द होल्डर ऑफ ए डिक्री डिजायर्स टू एग्जीक्यूट इट he shall apply to the court which passed the decree or to the officer if any appointed in this behalf, or if the decree has been sent under the provision herein before content to another court, then to such court or to the proper officer thereof। कि वो शख्स वो जो डिक्री होल्डर है वो उसकी अगर ख्वाहिश है कि उसकी डिक्री पर अमल हो तो वो इस मकसद के लिए एप्लीकेशन देगा कहाँ पर, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उस कोर्ट में, या कोई ऑफिसर जो इस मकसद के लिए अपॉइंटेड हो उस ऑफिसर को, या अगर डिक्री किसी और कोर्ट में भेजी गई है। ठीक है, जो कि हमने गुज़िश्ता रूल्स में पढ़ा भी था कि अगर किसी और कोर्ट में भेजी गई है तो उस कोर्ट में एप्लीकेशन देगा, या फिर उस कोर्ट का जो इस मकसद के लिए ऑफिसर अपॉइंटेड है उसको एप्लीकेशन देगा फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उस कोर्ट को, या उस कोर्ट के इस मकसद के लिए अपॉइंटेड ऑफिसर को, या अगर डिक्री ट्रांसफ़र की गई है किसी और कोर्ट में तो उस कोर्ट को, जिस कोर्ट को डिक्री ट्रांसफ़र की गई है वहाँ एप्लीकेशन मूव करेगा, या उसके अपॉइंटेड ऑफिसर को। अब रूल 11 में बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन किस तरह से होगी। रूल 11 का फर्स्ट पार्ट बता रहा है ओरल एप्लीकेशन है, और ये कह रहा है कि वेयर ए डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। डिक्री अगर पेमेंट ऑफ मनी के लिए है तो द कोर्ट में ऑन द ओरल एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर एट द टाइम ऑफ द पासिंग of the decree order immediate execution thereof by the arrest of the judgment debtor prior to the preparation of a warrant if he is within the precincts of the court। क्या अगर जो डिक्री है वो डिक्री है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, तो वो कोर्ट जिसने डिक्री पास की है वो डिक्री होल्डर की ज़िबानी एप्लीकेशन पर, ज़िबानी इस्तदा पर डिक्री पास करते हुए ऑर्डर कर सकती है इमीडिएट एग्जीक्यूशन का। और वो किस तरह से कि जजमेंट डेप्टर को गिरफ्तार कर लिया जाए और डिक्री इमीडिएट एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट की जाए प्रायर टू द प्रिपरेशन ऑफ ए वारंट इफ ही इज विद इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट। वारंट भी इशू करने से पहले उसको ऑर्डर कर सकती है अगर वो शख्स कोर्ट में या कोर्ट के अहाते में मौजूद है, और जजमेंट डेप्टर के डिक्री की एग्जीक्यूशन इमीडिएटली डिक्री एग्जीक्यूट की जाए और इस मकसद के लिए जजमेंट डेप्टर को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये ओरल एप्लीकेशन पे के बिना पर है, और जब डिक्री है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी उस सिचुएशन में। अब सेकंड पार्ट बता रहा है रूल सब रूल 2 कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सब रूल 1। Every application for the execution of a decree shall be in writing, signed and verified by the applicant or by some other person, proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case, and shall contain in tabular form the following particulars, namely कि वो जो फर्स्ट पार्ट में हमने अभी जस्ट अभी हमने पढ़ा कि डिग्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी की सूरत में ओरल एप्लीकेशन के बिना पर डिक्री की एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास किया जा सकता है और जजमेंट डेप्टर की गिरफ्तारी का ऑर्डर पास किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा अदर जो सिचुएशंस है उसमें क्या होगा कि हर जो एप्लीकेशन होगी फॉर द एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री वो राइटिंग में होगी और एप्लीकेंट उसको वेरीफाई करेगा, या कोई और पर्सन जो कि जिसको केस के मामलात का पता हो, केस के फैक्ट्स का पता हो, वो उस पर उसको वेरीफाई करेगा, वो एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा और सबमिट करेगा।
और उस एप्लीकेशन में क्या होगा, टेबुलर फॉर्म में कि द नंबर ऑफ द सूट, सूट का नंबर उसमें मेंशन होगा, द नेम्स ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के नाम मेंशन हो गए, द डेट ऑफ द डिक्री, डिक्री की तारीख उसमें होगी, वेदर एनी अपील हैज बीन प्रीफर्ड फ्रॉम द डिक्री, के अपील डिक्री के खिलाफ कोई अपील की गई है तो वो उसमें में लिखा जाएगा, whether any and if any what payment or other adjustment of the matter in controversy has been made between the parties subsequently to the decree, कि अगर पार्टीज के दरमियान कोई एडजस्टमेंट हुई है, कोई पेमेंट हुई है तो क्या पेमेंट हुई है, क्या एडजस्टमेंट हुई है, ठीक है। whether any and if any what previous applications have been made for the execution of the decree, the dates of such application and their results, आया अभी जो एप्लीकेशन दी जा रही है एग्जीक्यूशन के लिए, उस एप्लीकेशन से पहले भी कोई एप्लीकेशन दी गई है तो कितनी एप्लीकेशन कहाँ पे दी गई है, उनका क्या हुआ है, क्या नतीजा निकला है। द अमाउंट विद इंटरेस्ट इफ एनी ड्यू अपॉन द डिक्री और अदर रिलीफ ग्रांटेड देयर बाय together with particulars of any cross degree whether passed before or after the date of the decree sought to be executed, के जो अमाउंट है वो अमाउंट और अमाउंट विथ इंटरेस्ट, अगर उस इंटरेस्ट का भी उसमें ऑर्डर है अगर, तो उस अमाउंट और अमाउंट विथ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट का भी ऑर्डर उसमें मेंशन है तो ड्यू अपॉन द डिक्री, डिक्री के तहत जो ड्यू बनता है, या इसके अलावा अगर कोई और रिलीफ ग्रांट किया गया है कोर्ट की तरफ से जिसने डिक्री पास की है तो उसकी डिटेल, इसके अलावा अगर कोई क्रॉस डिक्री है, ठीक है ना, तो उस क्रॉस डिक्री के तफसीलात पर्टिकुलर्स, और वो क्रॉस डिक्री चाहे पास हुई हो इस डिक्री से पहले या इसके बाद, द अमाउंट ऑफ कास्ट इज एनी अवार्डेड, अगर कोर्ट ने कोई कास्ट अवार्ड की है तो उसका उसका डिटेल के कितनी कितनी कास्ट अवार्ड की है, द नेम ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री इज सॉट, कि किसके खिलाफ जो एप्लीकेंट है वो किसके खिलाफ डिक्री की एग्जीक्यूशन चाह रहा है, ठीक है। डिफेंडेंट तो ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन डिफेंडेंट में से किसके खिलाफ एक डिग्री की एग्जीक्यूशन चाह रहा है, सबके खिलाफ, किसी खास पर्सन के खिलाफ। द मोड इन विच द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड, कि किस तरीके से कोर्ट की मदद रिक्वायर्ड है डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए, जिसमें वेदर बाय द डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, के जो डिक्री पास की गई है उस जिस प्रॉपर्टी के हवाले से डिक्री पास की गई है वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी जाए इस तरह से, या बाय द अटैचमेंट एंड सेल, और बाय द सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी अटैच करके और उसके बाद सेल करके, या अटैच किए बिना डायरेक्टली सेल करके डिक्री एग्जीक्यूट की जाए, बाय द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ एनी पर्सन, कि किसी शख्स को गिरफ्तार करके प्रिजन में डिटेन करके, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर, रिसीवर अपॉइंट करते हुए, अदरवाइज एज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड में रिक्वायर, या इसके अलावा कोई और तरीका जिस जो के नेचर ऑफ द जो रिलीफ है, जो रिलीफ ग्रांट किया गया है उससे पता चलता हो कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगी, तो वो जो भी तरीका हो वो स्पेसिफाई करते हुए, द कोर्ट टू विच एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सब रूल 2 may require the applicant to produce a certified copy of the decree, जिस कोर्ट में ये एग्जीक्यूशन की डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी, वो कोर्ट एप्लीकेंट से कह सकती है कि डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी पेश की जाए। 1 मिनट वेट करें तो मैं पानी पी लूँ।
तो रूल 10 में बताया जा रहा था कि डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी, और रूल 11 में बताया गया है कि एप्लीकेशन किस तरह से दी जाएगी या उसमें क्या होना चाहिए। रूल 12 पे आते हैं। ये रूल 12 बता रहा है कि एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन जजमेंट डेप्टर्स पोजीशन, कि एप्लीकेशन दी गई है मूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के लिए, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी जजमेंट डेप्टर की पोजीशन में भी नहीं है। वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर अटैचमेंट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी belonging to a judgment debtor but not in his possession, कि जब कोई एप्लीकेशन दी गई है मूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के लिए जो कि है तो जजमेंट डेप्टर की, उसका ताल्लुक तो जजमेंट डेप्टर से है, लेकिन जजमेंट डेप्टर की पोजीशन में नहीं है। द डिक्री होल्डर शैल annex to the application an inventory of the property to be attached containing a reasonably accurate description of the same। तो जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट उस अपनी एप्लीकेशन के साथ उस प्रॉपर्टी के हवाले से एक तरह से डिटेल देगा जिसमें उसकी डिस्क्रिप्शन बताई जाएगी कि ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना, क्योंकि तो उसके हवाले से उसमें डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। वो जो एप्लीकेंट है डिक्री होल्डर, वो अपनी एप्लीकेशन के साथ उस मूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन मेंशन करेगा। इसका मकसद ये है कि उसकी एक तरह से आइडेंटिफिकेशन हो कि ये प्रॉपर्टी जो है वो जजमेंट डेप्टर की है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी तो किसी और पर्सन की भी सेम नेचर की हो सकती है। मसलन एक तरह से यूं समझे कि ज्वेलरी है। अब ज्वेलरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी किसी और के पास भी हो सकता है, क्योंकि रूल बता रहा है कि उसका ताल्लुक तो जजमेंट डेप्टर से है, लेकिन जजमेंट डेप्टर की पोजीशन में नहीं है, तो किसी और फैमिली मेंबर की रिलेटिव की पोजीशन में हो सकती है। तो उनकी अपनी भी जिसकी पोजीशन में है, उनके पास उनकी अपनी ज्वेलरी भी हो सकती है। तो लिहाजा इस रूल में बताया गया है कि जो एप्लीकेंट डिक्री होल्डर है वो उसकी डिस्क्रिप्शन भी उसमें मेंशन करेगा। उसके बाद रूल 13 है कि एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू कंटेन सर्टेन पर्टिकुलर्स है, कि वो एप्लीकेशन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के लिए जो एप्लीकेशन दी जाएगी तो उसमें उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से सर्टेन डिटेल्स उसमें मेंशन होंगे। Where an application is made for the attachment of any immovable property belonging to a judgment debtor, it shall contain at the foot, क्या अगर एप्लीकेशन दी गई है जजमेंट डेप्टर की इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए, तो उस एप्लीकेशन में क्या मेंशन होगा कि a description of such property is sufficient to identify the same, and in case such property can be identified by boundaries or numbers, record of settlement of survey, specification of such boundaries or numbers, कि उस एप्लीकेशन में उस प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके डिटेल्स दिए जाएंगे। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इस तरह की है कि जिसकी आइडेंटिफिकेशन सर्वे नंबर्स के साथ हो रही हो, तो वो सर्वे नंबर वगैरह भी उसमें मेंशन किए जाएंगे। उसकी बाउंड्रीज जो है वो भी उसमें मेंशन किए जाएंगी कि लेफ्ट में ये, राइट में ये वगैरह। A specification of the judgment debtors to share or interest in such property to the best of the belief of the applicant and so far as he has been able to ascertain the same, कि अब क्योंकि प्रॉपर्टी जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो मसलन अगर जमीन है तो जमीन दूसरी प्रॉपर्टी के दूसरे लोगों की जमीन के साथ भी कनेक्टेड हो सकती है।
मसलन ये भी हो सकता है कि वो जजमेंट डेप्टर और उसके जो भाई हैं या जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी हो। तो ऐसी सूरत में जो डिक्री होल्डर है वो जब एप्लीकेशन दे रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के लिए, तो वो जजमेंट डेप्टर की जितनी प्रॉपर्टी या उसका जितना शेयर है उसके हवाले से उसको असरटेन करके उसकी स्पेसिफिक जितनी हद तक मुमकिन हो वो उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करके एप्लीकेशन में उसमें डिटेल मेंशन करेगा। अब रूल 13 और रूल 12 में था कि एप्लीकेंट से, रूल 13 में था इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से और रूल 12 में था मूवेबल प्रॉपर्टीज के हवाले से कि एप्लीकेंट्स जो है वो प्रॉपर्टी के डिटेल्स जो है उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, मेंशन करेंगे। अब रूल 14 पे आते हैं, तो रूल 14 बता रहा है कि पावर टू रिक्वायर सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कलेक्टर्स रजिस्टर इन सर्टेन केसेस, where an application is made for the attachment of any land which is registered in the office of the collector, कि जो एप्लीकेशन मूव की गई है वो अटैचमेंट के लिए वो एप्लीकेशन जमीन की अटैचमेंट के लिए मूव की गई है, ठीक है, और वो कलेक्टर ऑफिस के पास है, उसके पास रजिस्टर्ड है रिकॉर्ड में। The court may require the applicant to produce a certified extract from the register of such office। तो कोर्ट उस एप्लीकेंट को कह सकती है कि जो कलेक्टर की ऑफिस है उसके पास जो रजिस्टर है, जो रिकॉर्ड है, उससे उसका एक्सट्रैक्ट लेके आए, ठीक है। स्पेसिफाइंग द पर्सन रजिस्टर्ड as proprietors of or as possessing any transferable interest in the land or its revenue, or as liable to pay revenue for the land and the shares of the registered proprietors, जिससे जिससे एक्सट्रेट से ये पता चले कि ये जो जजमेंट डेप्टर है उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कौन सी है, और जो कि उसके नाम पे है या जो कि ट्रांसफरेबल है या जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है। तो ये सारे उस एक्सट्रैक्ट में मेंशन हो गए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय जॉइंट डिक्री ऑर्डर, कि जो एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दी जा रही है वो जॉइंट डिक्री होल्डर की तरफ से दी जा रही है। डिक्री जो पास की गई है वो मोर देन वन पर्सन, इन द फेवर ऑफ मोर देन वन पर्सन है। डिक्री होल्डर मींस एक से ज्यादा है। अब रूल 15 बता रहा है कि वेयर डिक्री हैज बीन पास्ड जॉइंटली इन फेवर ऑफ मोर पर्सन देन वन, कि जब डिक्री एक से ज्यादा लोगों के फेवर में पास की गई है। Any one or more of such persons may, unless the decree imposes any condition to the contrary, apply for the execution of the whole decree for the benefit of them all। जब डिक्री जब डिक्री जो है वो एक या एक से ज्यादा लोगों के लिए, एक से ज्यादा लोगों की फेवर में पास की गई है, मीन्स दो या दो से ज्यादा है, कम से कम दो है, ठीक है। तो उनमें से एक या एक से ज्यादा लोग, मीन्स एक डिक्री होल्डर या दो एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, अनलेस के उसमें कोई कंडीशन इम्पोज की गई हो। तो ऐसी सूरत में वो अप्लाई नहीं कर सकते कंडीशन की वजह से, लेकिन अदरवाइज अगर
डिक्री जो है इन फेवर ऑफ वन और मोर देन वन पर्सन है, और वो उनमें कोई क्लेश नहीं है, कोई कंडीशन भी नहीं है, तो एक से या एक से ज्यादा लोग, दो लोग भी डिक्री के लिए, डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Or where any of them has died for the benefit of survivor and the legal representative of the deceased। और अगर उनमें से किसी का इंतकाल हो गया है, जिस रूल में जो बात कहने का जो मकसद है, वो मकसद ये है कि मसलन यूं समझें कि चार लोग हैं जिनकी फेवर में डिक्री पास की गई है, ठीक है, तो रूल के ये कहना चाह रहा है कि चाहे तो एक उन चारों में से कोई एक या चार में से दो भी अप्लाई कर सकते हैं डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए इन फेवर ऑफ ऑल, जो कि एग्जीक्यूशन होगी इन फेवर ऑफ ऑल, ठीक है। या अगर उनमें से किसी एक का इंतकाल हो गया है तो उसके जो वर्सा है, तो डिक्री एग्जीक्यूट होगी जो जिंदा डिक्री होल्डर है वो, और फोर्टी डिक्री होल्डर के जो वर्सा है उनकी फेवर में, अनलेस कि अगर डिक्री कोई कंडीशन इम्पोज करती हो, ठीक है ना, कोई कंडीशन इम्पोज करती है तो ऐसी सूरत में उस कंडीशन को फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज कोई भी डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है। Where the court sees sufficient cause for allowing the decree to be executed on an application made under this rule, it shall make such order as it deems necessary for protecting the interest of the person who have not joined in the application। Okay, where the court sees sufficient cause for allowing the decree to be executed on an application made under this rule, it shall make such order as it deemed necessary for protecting the interests of the person who have not joined in the application। अगर कोर्ट जो है ये एप्लीकेशन अलो करती है, ठीक है, क्योंकि रूल में क्या बताया जा रहा है कि जब डिक्री है एक से ज्यादा लोगों की फेवर में पास की गई, मसलन हमने एग्जांपल लिया कि चार लोगों की फेवर में डिक्री पास की गई है, और अब कोर्ट अगर एप्लीकेशन अलो कर रही है, तो उस एप्लीकेशन को अलो करते हुए उसके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास करते हुए कोर्ट जो बकाया लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने एप्लीकेशन मूव नहीं की, उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखेगी। ऐसा नहीं है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड न रहे, ठीक है। हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, अगर किसी का सवाल हो तो सवाल। फिफ्टी नाइन गुलाम हुसैन है। जी सर। गुलाम हुसैन 59 कौन है ना?
जी जी सर। ये चैट में एक सवाल पूछा गया है कि जो ज्वाइंट डिक्री है एग्जीक्यूशन के, जो डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए जो ज्वाइंट एग्जीक्यूशन है, तो वो कोई एक या दो जो मूव करेंगे एप्लीकेशन, तो वो सबको कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे या अलग से कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है डिक्री के कि डिक्री की नेचर क्या है। ठीक है ना। अगर जब क्लेश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्लेश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें कोई इश्यू तो है ही नहीं। और ऑब्वियसली उसमें से वो सबको पता होगा कि ये एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन मूव की जा रही है या इवन बता कर करेंगे, लेकिन वो इन फेवर ऑफ ऑल हो रही है। इससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा कि वो बता रहा है या नहीं बता रहा। और इवन देन के रूल में क्या बताया गया था कि कोर्ट उसमें एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास करते हुए जो अदर मेंबर्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन मूव नहीं की, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, उसका ख्याल रखेगी। ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जो अदर मेंबर्स हैं, जो मोर देन वन डिग्री होल्डर है, चार पांच डिग्री होल्डर है, उनमें से उनका आपस में भी क्लेश ऑफ इंटरेस्ट है, आपस में भी तजाद है। तो ऐसी सूरत में हर किसी को अपनी अपने अपने पार्ट पे एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन देना होगी। ठीक है ना। अगर उसमें कोई डिक्री में कोई कंडीशन वगैरह इम्पोज की गई है, तो ऐसी सूरत में कोई एक शख्स सबकी फेवर में एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता। फिर कंडीशन में जो कंडीशन रखी गई है, उस कंडीशन को देखा जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन नहीं है, कोई तजाद नहीं है, तो एक या एक से ज्यादा लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर कॉमन एग्जीक्यूशन इन फेवर ऑफ ऑल। फरहाद अली है। फरहाद अली। जी सर, फरहाद अली। फरहाद अली भी होगा है ना 50। जी सर, वो भी आए। आवाज कौन था चैनल। फरहाद अली 50 वाला कौन है ना। गुलाम मुस्तफा, हीरा लाल, हीरा लाल, हीरा लाल, आसिफ मीर 35, सब सुता पिया आहिनि। हितां हुननि जे आईडी मां ई ज़ाहिर पियो थिए सुता पिया आहिनि। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारी क्लास ख़त्म हुई। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।